गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए फिर से हम एक बार आ चुके हैं। आज का क्लास हमारे पास है क्लास 12 का एल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो इंट्रोडक्शन टॉपिक होता है, नोमेनक्लेचर होता है, आइसोमेरिज्म होता है, ये सब हम कवर कर चुके हैं मिसलिनियस फॉर्म में। ठीक है, अब हम डायरेक्ट सेकेंड टॉपिक पर आते हैं, डेट इज़ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, मतलब एल्किल हैलाइड्स या एरिल हैलाइड कैसे बनाओगे। तो आपको हम बता दें कि आज के क्लास में या सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर है एल्किल हैलाइड को लेकर लेक्चर है। एरिल हैलाइड्स का प्रिपरेशन और नेक्स्ट कभी होगा। एल्किल हैलाइड में भी हमारा बहुत सारा तरीका से बनता है, उसमें से आज हमारे पास एक तरीका है, डेट इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। उससे पहले थोड़ा सा ऑर्गेनिक की कुछ बातें आपसे हम करना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर है, जैसे अल्केन, दूसरा चैप्टर हमारे पास है अल्कीन, तीसरा चैप्टर हमारे पास है अल्काइन, और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है डेट इज द एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल, इसी में ईथर आता है, फिनोल आता है। नेक्स्ट अल्डिहाइड है, इसी के अंदर कीटोन आता है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और नेक्स्ट हमारे पास एमाइन है। तो आज जो हमारे पास चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है एल्किल हैलाइड। तो यह चैप्टर क्लास 12 का पहला चैप्टर है, बट ऑर्गेनिक के बीच में ही चैप्टर है। बात स्पष्ट हो रहा है। आप अगर क्लास 11 में अल्केन पढ़े हैं तो इस चैप्टर को समझना बहुत आसान है। आप अगर क्लास 11 में अल्कीन पढ़े हैं तो इस चैप्टर को समझना बहुत आसान है। अगर आप अल्काइन पढ़े हैं तो इस चैप्टर को समझना बहुत आसान है। अगर आप अल्कोहल पढ़े हैं, पढ़ेंगे 12 में, तो समझना बहुत आसान है। हम दूसरे शब्दों में ऐसा कहेंगे कि हमारा एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक है। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब कोई एक चैप्टर पढ़ेंगे और आपको पूरी तरह से समझ, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑर्गेनिक का टोटल लगभग जो हमारा 3, 6, 2, 8 या 9, 10 चैप्टर जो हमारा है वो एक साथ चलता है। वो क्लास 11 का ऑर्गेनिक एक साथ चलेगा, बीएससी का एक साथ चलेगा, कंपटीशन का एक साथ चलेगा। तो मतलब एक बार ऑर्गेनिक अगर आप बढ़िया से किसी चैप्टर को समझ गए तो आपका बोर्ड भी निकल जाएगा, कंपटीशन भी निकल जाएगा और बीएससी भी निकल जाएगा। बस बढ़िया से एक बार आपको समझना है। जैसे इसको ऐसे समझो कि मान लो आज हमारे घर पर, आज एल्किल हैलाइड के घर पर क्या है, शादी ब्याह है, मान लो ऐसा कुछ। तो इसके घर पे क्या होगा, ये सबको न्योता देगा, भैया मेरे घर पे आना है, इस दिन में कार्यक्रम है, मतलब एल्किल हैलाइड हमको बनाना है। तो सबसे हम बना सकते हैं, लेकिन कुछ तरीका ऐसा है जिसमें डायरेक्ट बनेगा और कुछ तरीका ऐसा जिससे डायरेक्ट नहीं बनेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके बहुत नज़दीक के कोई रिश्तेदार है और उनके पास समय नहीं है, हो सकता है आपके घर पर वो डायरेक्ट ना आ पाए, तो क्या करता है, निमंत्रण का जो कुछ भी होगा वो क्या करता है, किसी और को देता है कि भाई मेरे नाम से तो ये निमंत्रण कंप्लीट कर देना, कह देना हम नहीं आ पाए, कोई इमरजेंसी काम हो गया। तो अभी है क्या, इसके घर पे शादी विवाह है, तो यहाँ से डायरेक्ट जाएगा, ये भी डायरेक्ट जाएगा, ठीक है, और ये भी डायरेक्ट आएगा। लेकिन मान लो न्योता तो सबको पड़ा था, लेकिन ये सब डायरेक्ट आया नहीं, तो कोई बात नहीं है, ये सब क्या करेगा, इसको दे देगा कि भाई तुम तो जा ही रहे हो, तो मेरे हिस्से का भी न्योता लेके जाओ, इसको तुम दे देना। तो अल्काइन का भी है कि डायरेक्ट नहीं जाएगा तो ये इससे जाएगा, फिर ये इससे जाएगा, ये फिर डायरेक्ट भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अल्केन से हमारा एल्किल हैलाइड डायरेक्ट बनेगा। उस प्रोसेस का नाम है सब्स्टिट्यूशन। बात समझे, अल्कीन से हमारा एल्किल हैलाइड डायरेक्ट बनेगा, इसका नाम है एडिशन। बात समझे, अल्कोहल से हमारा एल्किल हैलाइड डायरेक्ट बनेगा, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे।
तो ये हमारे पास कुछ बेसिक बातें थी ऑर्गेनिक का। इसके साथ ही साथ एक बात और आपको हम समझा दें कि जब कभी इस चैप्टर से इसमें जाना है, इससे इसमें जाना है, किस में भी जाना है, तो आपको जब कभी नीचे से ऊपर जाने की आवश्यकता पड़ गया तो जनरली ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऊपर से जब कभी नीचे आने की आवश्यकता पड़ गया तो उस समय क्या करते हैं? रिडक्शन। क्या करते हैं? रिडक्शन। तो आज हम पहला टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है कि अल्केन से कैसे अल्किल हैलाइड बनाएंगे, इसको हम कवर करने वाले हैं। किसको कवर करेंगे? पहला हमारे पास है एल्किल हैलाइड तो बनाना ही है। पहला तरीका है फ्रॉम अल्केन, कि अल्केन से आप कैसे बनाओगे एल्किल हैलाइड, ये हमारा प्रश्न है। उससे पहले एक बात आपको बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है जनरली, उसमें एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है, और नेक्स्ट हमारा एडिशन रिएक्शन है, और एक हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। बात समझे? ये सारा रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होता है। तो ये बातें आप समझ गए हैं, दिक्कत है कहीं पर? अब हम लोग अल्केन से आते हैं कि एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, ठीक है। और मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रहा है तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाला का आवाज़ ज़रूर पहुंचेगा। दुआ करो उनसे कि सब तक हमारा सभी के पास हमारा आवाज़ पहुंचे। नेक्स्ट हमारे पास अल्केन देखो, इससे बनाना क्या है? अल्केन से हमें बनाना है एल्किल हैलाइड्स। अल्केन से क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड्स। तो सबसे पहले ये समझो अल्केन क्या है। जैसे CH3 एल्किल हैलाइड क्या है? जैसे CH3 CH2 Cl। अब थोड़ा सा डिफरेंस खोजो। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी से कुछ बनाना है तो क्या है अंतर, सो पहले खोजिए। तो इसमें CH3 CH2, अब एक H हटा है और वहाँ पर Cl लगा है, तो H को हटाकर Cl लगाना, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। मीन्स हाइड्रोजन, ये जो हमारा इसका H है, हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय या सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl। बात समझे कि हमारा जो अल्केन का हाइड्रोजन था वह Cl के द्वारा क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूट हुआ है। इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और चूंकि क्लोरीन लिया इसलिए इसको कहेंगे हेलोजिनेशन। इस सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझे? जैसे मान लो आपके स्कूल में हेडमास्टर जी थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, तब उसके स्थान पर कोई दूसरा कोई आएगा बंदा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक निकला, एक हटा, उसके स्थान पर दूसरा जो आया उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। हेलोजन आएगा तो उसको हेलोजिनेशन कहेंगे। अगर मान लो हेलोजन के अंदर भी क्या होता है? ये फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। अगर मान लो फ्लोरीन आया तो फ्लोरिनेशंस कहेंगे, क्लोरीन आया तो क्लोरिनेशंस कहेंगे, ब्रोमिनेशंस कहेंगे, आयोडाइनेशंस कहेंगे। बात समझ गए सब कोई? तो हम अब बात को और आगे ना बढ़ाकर अब सिंपल आते हैं कि भाई हम जो अल्केन है उसका हम हेलोजिनेशंस कैसे करेंगे, क्लोरिनेशंस कैसे करेंगे। इसको मिटाते हैं। जैसे हमारे पास मान लो अल्केन है, क्या हमारे पास अल्केन है, सबसे सिंपल अल्केन हम मीथेन का लेते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग क्या किए? क्लोरीन मॉलिक्यूल से करवा रहे हैं।
इसके लिए आपको सनलाइट लेना पड़ेगा या हीट लेना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये टूटेगा, इसका एक ठो Cl, इसका HCl बाहर निकल जाएगी। आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि इसका H और इसका Cl आपस में बॉन्ड बनाकर HCl बाहर निकला, और ये जो जगह पैदा हो उसके स्थान पर कौन आया, Cl आया। मैकेनिज्म किसी और ढंग से है, बस ये ट्रिक है जिसके द्वारा आप समझ सकते हो, शॉर्ट में बना सकते हो, लेकिन मैकेनिज्म कुछ और है। अब यहाँ पर केस ये कि अगर मान लो ये हमारा Cl एक्सेस है, क्या हमारा एक्सेस है, तो क्या रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा, तो जवाब है कि नहीं, रिएक्शन आगे भी बढ़ेगा। CH3Cl पुनः हमारा क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, CH2Cl2 बनाएगा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, CH2Cl2। फिर क्या होगा, चूंकि हमारा क्लोरीन एक्सेस था तो फिर से एक बार रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक कि हमारा सभी का सभी हाइड्रोजन खर्च ना हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो CHCl3 है फिर ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, CCl4 बनाएगा। सभी स्टेप में क्लोरीन क्या है, कॉमन है, सनलाइट कॉमन है, और सभी स्टेप में HCl निकलेगा, सभी स्टेप में HCl हमारा निकलेगा। तो यही हमारा मीथेन का हेलोजनेशंस है, क्या हमारा मीथेन का हेलोजनेशंस है। बात समझ गए। अब थोड़ा सा कंडीशन चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने हेलोजन को ज़्यादा लिया तो ऐसा रिएक्शन हुआ। अगर मान लो हेलोजन हमारा ज़्यादा नहीं है बल्कि अल्केन हमारा ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, अल्केन। ये मीथेन हमारा एक्सेस है, और सनलाइट जो लेना है ले लोगे, इसको H म्यू कहते हैं प्लैंक इक्वेशन के आधार पर। CH3Cl बनेगा और एक मॉलिक्यूल से HCl बाहर निकलेगा। बस वन स्टेप में हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड एग्जाम्पल लो, जैसे CH3 है, यहाँ क्लोरीन से रिएक्शन हुआ और मान के चलो हमारा ये एक्सेस है, तो यहाँ भी वन स्टेप में रिएक्शन होगा, CH3CH2Cl। बात समझे। यहाँ जो कार्बन है वह दोनों कार्बन प्राइमरी कार्बन है, कार्बन एक ही प्रकार के हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही प्रकार की प्रोडक्ट हमारा बनेगा, सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमारा बनेगा, और ऐसे इसको कहते हैं प्राइमरी हैलाइड्स। तीसरा एग्जाम्पल लो, CH3CH2CH3 और क्लोरीन से रिएक्शन करेगा अंडर सनलाइट, तो क्या होगा हमारा CH3CH2CH3। तो क्लोरीन से रिएक्शन करने का दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन हटा, तो भाई 3 हाइड्रोजन था 2 हो गया, और एक तो क्लोरीन हमारा अटैच हो गया, इसको कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। अब दूसरा केस ये है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार की कार्बन है, ये कार्बन A है, ये कार्बन B है, ये कार्बन A है, 2 प्रकार की कार्बन, इसलिए 2 आइसोमर्स बनेगा। तो CH3CH2, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3, ये हमारा सेकेंडरी अल्कील हैलाइड बनेगा। कोई दिक्कत कहीं पर। अब नेक्स्ट हमारे पास है CH3CH2CH2CH3। यहाँ भी कितने प्रकार की कार्बन है बताओ जी, 2 ही प्रकार की कार्बन है, ये दोनों प्राइमरी है और ये दोनों सेकेंडरी, इसलिए इसमें भी क्या होगा, 2 ही प्रकार की आइसोमर्स बनेगा हैलाइड का सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा बताइए,
CH3 CH2 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 Cl, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटा और Cl लग गया। अब क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ Cl लग गया। ये जो हमारा हैलाइड है पहला वाला केस, ये हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। दिस इज द प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब इसका जो भी नाम है, नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरोब्यूटेन। इसका क्या होगा, 2-क्लोरोब्यूटेन। ये हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स है। मतलब ये कि जब ब्यूटेन का क्लोरीन से रिएक्शन होगा तो इस तरह का हमारा एल्किल हैलाइड दो तरह की बनेगी। अब ज़्यादा कौन बनेगा, कम कौन बनेगा, इसके लिए आपको मैकेनिज्म सेक्शन दिखाएंगे थोड़ा देर बाद। अभी बात समझे, कोई दिक्कत है कहीं पर? चलिए अब समझिए थोड़ा सा, इसको मिटाएं। जो हमारे पास मीथेन है उसका हम हेलोजेनेशन कैसे करेंगे, उसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन हम कैसे करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? तो सबसे पहले हम करते क्या है, मीथेन गैस लेते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में क्या करते हैं, क्लोरीन लेते हैं और इस मिक्सचर को गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। लगभग वही 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम गर्म करते हैं, या फिर क्या करते हैं, सनलाइट के अंदर लंबे समय तक छोड़ देते हैं। तो क्या होगा हमारा कि सबसे पहले क्लोरीन जो है टूटेगा। आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि जब रिएक्शन मिक्सचर में दोनों है तो क्लोरीन ही क्यों टूटेगा, मीथेन भी टूट सकता था। तो आपको हम जानकारी दे दें कि मीथेन का जो टेट्राहेड्रल शेप है, इसमें क्या है कि हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा है, और छोटा बॉन्ड को तोड़ने में समय लगता है, एनर्जी ज़्यादा लगता है। तो जब हम हीट कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, पहले 300-400 पहुंचेगा टेम्परेचर, बाद में 700-800 पहुंचेगा। तो क्लोरीन क्या है, पहले टूट जाएगा। इसके बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा लंबा बॉन्ड है, एटम का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है, इसका टूटना आसान है। तो ये 300-400 पे टूट जाएगा, लेकिन इसको तोड़ने में ज़्यादा हीट लगेगा। इसलिए जब रिएक्शन मिक्सचर में दोनों है तो हमारा क्लोरीन सबसे पहले टूटेगा। तो एक तरह से क्लोरीन के वजह से रिएक्शन इनिशिएट हुआ। इसलिए जो हमारा स्टेप 1 है उसको कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या कहते हैं बाबू, चेन इनिशिएशन स्टेप। मतलब यहीं से चेन इनिशिएट होगा, प्रारंभ होगा। दिक्कत है कहीं पर? नहीं ना, समझ में आ रहा है? जी आएगा, मेहनत करोगे जरूर आएगा समझ में। तो सबसे पहले क्या बोले, ये क्लोरीन ब्रेक करेगा। ये जो हमारा क्लोरीन है, इनके बीच में जो एक बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब जब इनका क्लीवेज होगा तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, और ये भी बन गया हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। बात समझ गए? एक बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगती है। तो चूंकि ये दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम था तो पहले यही टूटेगा, और किस प्रोसेस के अंदर टूटेगा, तो कहेंगे होमोलाइटिक या होमोलाइसिस, होमोलाइटिक फ्यूजन के अंतर्गत टूटेगा। ये जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है, यह एक तरह से क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन गया। अब इस फ्री रेडिकल की कहानी ये है कि ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसने ऊर्जा भी लिया था, तो इसमें एनर्जी भी ज़्यादा और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। तो इसके सामने जो मिल जाए उसके साथ ये क्या करेगा, तोड़ फोड़ रिएक्शन अपना स्टार्ट करेगा।
तो भाई क्लोरीन के सामने कौन है? मीथेन है। तो स्टेप सेकेंड लेते हैं, स्टेप सेकेंड लेते हैं जिसका नाम होगा चेन प्रोपागेशंस, प्रोपागेशंस स्टेप। क्या कहते हैं वो? चेन प्रोपागेशंस स्टेप। मतलब ये कि अब चेन आगे बढ़ेगा, प्रोपागेट करना मतलब आगे बढ़ना। यहाँ तो इनिशिएट हुआ, प्रारंभ हुआ, अब थोड़ा सा मिडिल स्टेप की बात चल रही है। तो यह क्लोरीन सबसे पहले क्या करेगा? जो हमारा मीथेन है, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, क्योंकि एक बार रिएक्शन होमोलाइटिक में स्टार्ट हुआ तब पूरा का पूरा रिएक्शन होमोलाइटिक में ही चलेगा। दूसरी भाषा में ये प्रोसेस अब तब तक इस रिएक्शन के लिए है जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। बात समझ गए सभी बच्चे? तो यहाँ होमोलाइटिक फ्री रेडिकल बना है, तो ये भी फ्री रेडिकल बनाएगा हर हाल में। तो यहाँ भी ऐसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर डिफरेंस है भी और सामने वाला होमोलाइटिक है तो इसको भी होमोलाइटिक में जाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? ये हमारा Cl है, ये हमारा Cl है, ये हमारा H है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है। अब इस Cl के साथ H आएगा यहाँ पर और यहाँ बन जाएगा हमारा एक बॉन्ड। ये Cl का इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, बना लिया एक बॉन्ड। अब ये तो HCl बन गया। समस्या इनको हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल को, मिथाइल फ्री रेडिकल को क्या समस्या हुआ कि इनका जो है पहले तो 4 बॉन्ड था, अब 3 ही बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। इनका ऑक्टेट कम। अब ये गुस्सा है कि भाई हमको कौन बर्बाद किया, हम उसको बर्बाद कर देंगे। बात समझ गए? तो यह चेन में बात चलेगा। जैसे होता है जो आपका घास काट लिया, आप उसका खेत का घास काट लेंगे, यही ना। तो भाई ये मीथेन से मिथाइल किसने बनाया? क्लोरीन फ्री रेडिकल ने। तो कोई बात नहीं, इसने चोर का पता किया मिथाइल ने कि किसने मेरा घास काटा, तो चलो पता चला अच्छा क्लोरीन फ्री रेडिकल, कोई बात नहीं है। अब क्लोरीन के मॉलिक्यूल जो स्टेबल था उसको पकड़ा कि भैया तुम्हारा जाति का आदमी, तुम्हारा भाई बहन जो है मेरा खेत का घास काट लिया है, तो हम तो बर्बाद हो गए, हम तो डूबी रहे, लेकिन तुमको भी छोड़ेंगे नहीं, तुमको भी लेकर डूबेंगे। ठीक है, डूबो भाई। तो अंत में यहाँ जो था 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के बीच में, 2 जो इलेक्ट्रॉन्स था क्लोरीन के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। बात समझ गए? और ये क्लोरीन जब इनसे जुड़ेगा तो क्या होगा? अब बन जाएगा एक बॉन्ड और यहां बच गया हमारा फ्री रेडिकल्स। तो कहने का सेंस क्या है जरा समझिए कि क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन को मिथाइल में कन्वर्ट्स किया और मिथाइल ने क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्या मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट्स किया। फिर यही फ्री रेडिकल यहाँ पर आएगा, फिर मीथेन को डिस्टर्ब करेगा, फिर मिथाइल बनेगा फ्री रेडिकल, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगा, फिर से, है ना, ये चलता रहेगा, दुश्मनी चलता रहेगा, दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी दर, कभी खत्म होने वाला नहीं है। बात समझ गए? तो कहने का सेंस ये कि हमारा जो स्टेप सेकंड था चेन प्रोपागेशन, इसका ये ए नंबर स्टेप और ये बी नंबर स्टेप, ए एंड बी स्टेप्स रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। ठीक है, बार बार क्या हो रहा है? ये रिएक्शन चल रहा है, दुश्मनी चल रहा है, कभी खत्म होने वाला नहीं। लेकिन अगर हमको मान लो क्या करना है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि रिएक्टेंट एक समय के बाद ख़त्म तो होगा ना, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, इसके लिए हम देखेंगे टर्मिनेशन स्टेप। उससे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए बढ़िया से
इतना अच्छा राइटिंग तो हम अपने ज़माने में भी नहीं लिखे थे कभी कॉपी में, जितना अच्छा आप लोग के लिए लिखे हैं। अब देखना ये कि आप लोग कितना मन लगा के पढ़ते हो, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा स्टेप, जिसका नाम होगा स्टेप थर्ड, जिसका नाम होगा टर्मिनेशन या चेन टर्मिनेशन। क्या होगा? चेन टर्मिनेशन स्टेप। बात समझ गए सभी बच्चे? चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो सोचिए कि चेन खत्म कब होगा, तो क्या क्या बन रहा था प्रोपागेशन में? एक था क्लोरीन फ्री रेडिकल और एक था मिथाइल फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता था? मीथेन पर काम करता था। और ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करता था? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स पर काम करता था। बात समझ गए? ये काम करता था मीथेन पर, इसको ऐसे लिखो। ये जो हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल है किसको डिस्टर्ब करता था? मीथेन को। और जो हमारा मिथाइल रेडिकल था ये किसको डिस्टर्ब करता था? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को। बात समझ रहे हैं? तो अगर फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करने लगे तो हमारा वहाँ पर चेन टूटने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। तो टर्मिनेट होने के लिए मान लो पहला ऑप्शन हमारे पास कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के ही फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर लिया और इस तरह से हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बन गया, Cl2 बन गया। ये बॉन्ड है, इसको बॉन्ड मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? अब चाहो इसको ऐसे लिख लो, हो गया। अब मान लो क्या था? मिथाइल और मिथाइल, ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। ये लोग अगर मिलेंगे तो क्या होगा? CH3 CH3। आपस में जब रिएक्शन किए तो दो तरह की प्रोडक्ट बन रहा है। अब तीसरा केस है कि ये अगर इनके साथ रिएक्शन किया CH3Cl और यहां बॉन्ड बन गया। इसी को कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। सबसे ज़्यादा जो मेजर है यही स्टेप होगा। ये सब भी बनेगा लेकिन ये सब कम बनेगा। तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है क्या बनता है? हमारा मिथाइल क्लोराइड। बात समझ गए सभी बच्चे? दिक्कत है कहीं पर? नहीं ना। मान लो कभी क्वेश्चन अचानक आ जाए कंपटीशन में कि भाई हम अगर मीथेन का हेलोजिनेशंस करेंगे तो क्या बनेगा, तो बच्चे अक्सर क्या कहते हैं? मिथाइल क्लोराइड बनेगा। ये तो बनेगा ही मेजर में, माइनर में ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? दिक्कत है कहीं पर? तो ये इस तरह से हमने क्या किया? मीथेन का हेलोजिनेशंस किया, क्लोरीनेशंस किया और मिथाइल क्लोराइड बनाया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसको मिटा है कि अगर हमारा एक से ज्यादा कार्बन ले ले, एक से ज्यादा कार्बन अगर हम ले लेते हैं मैकेनिज्म सेक्शन में, तो भाई एक से ज्यादा कार्बन किस में? इथेन में है, प्रोपेन में है, ब्यूटेन में है। तो हम सबका एग्जाम्पल ले सकते हैं लेकिन समय कम है इसलिए केवल हम ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। घर पे आप लोग इथेन और प्रोपेन वाला बनाना और फिर हमको बताना क्या आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, हेलोजिनेशंस ऑफ ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन का हम हेलोजिनेशंस करते हैं तो कितने प्रकार का एल्किल हैलाइड बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कितने प्रकार का एल्किल हैलाइड्स? तो भाई ब्यूटेन क्या होता है? पता है सबको ब्यूटेन क्या होता है? 4 कार्बन की चेन होती है, CH3 CH2 CH2 CH3। क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार का कार्बन है इसलिए 2 प्रकार का हाइड्रोजन भी है। तो अब देखना यही मजेदार बात है कि हाइड्रोजन निकल कहाँ से रहा है, हाइड्रोजन निकल कहाँ से रहा है। तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन। कहाँ से निकल रहा है? प्राइमरी कार्बन ये है, यहाँ से मान लो हाइड्रोजन निकल रहा है। तो क्या बन गया स्ट्रक्चर? CH3 CH2 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 पे पॉजिटिव चार्ज।
एक मिनट देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म था क्या, फ्री रेडिकल वाला, तो हाइड्रोजन जो निकलेगा वो फ्री रेडिकल में निकलेगा, मीन्स ये हमारा फ्री रेडिकल बनेगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन, हाइड्रोजन निकला है लेकिन सेकेंडरी कार्बन या तो ये है या तो ये है, कहीं से निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 और CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, CH, और ये हमारा फ्री रेडिकल्स। बात समझे। अब जब टर्मिनेशन स्टेप में जाएगा, ये स्टेप कब हुआ, पहले क्लोरीन, जो भी तुमने हेलोजन लिया, क्लोरीन ब्रोमीन, वो सब टूटने के बाद तो क्लोरीन हमारा क्या था, फ्री रेडिकल बना चुका है, ये भी फ्री रेडिकल बनाएंगे ब्यूटेन, लेकिन दो तरह के फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो प्रश्न अब ये है कि इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है, कौन ज़्यादा मात्रा में बनेगा और क्यों बनेगा। तो आपको हम कह रहे हैं कि ये हमारा ज़्यादा मात्रा में बनेगा क्योंकि ये हमारा मोर स्टेबल है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट यही हमारा देगा। लेकिन कैसे, प्रश्न है कैसे। तो याद कीजिए थोड़ा सा, आपको फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी बताए थे वहाँ बताए थे, नोट कीजिए थोड़ा सा, कि जो हमारा टर्सरी फ्री रेडिकल होता है वह स्टेबल होता है किससे, सेकेंडरी फ्री रेडिकल से, और ये स्टेबल किससे होता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल से। तो जो फ्री रेडिकल स्टेबल होता है किसके द्वारा, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, कि यहाँ पर हमारा ये तो 7 इलेक्ट्रॉन के साथ ये कार्बन है, इसको स्टेबल करने के लिए इधर से भी प्लस आई ग्रुप अटैच है और इधर से भी प्लस आई ग्रुप अटैच है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कुछ ना कुछ मिल रहा है। जैसे जिसको ज़िंदगी में 2 साला है उसको क्या रहे, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग मिलेगा। तो टेंशन मान लीजिए आपके पास 1 लाख का है, 10,000 का सहयोग ये दिया, 10,000 का ये दिया, तो कम से कम 20,000 का सहयोग मिला ना। और यहाँ पर क्या था, आप ये और आपका साला एक ही दिशा में है, एक ही ठो है, तो 10,000 12,000 का सहयोग मिलेगा। बात समझिए, समझे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा से आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, 2 दिशा से आ रहा है, तो ये हमारा मोर स्टेबल होगा। इस पर टेंशन कम हो जाएगा ना। 10-10 20 पैसा का मान लो सहयोग मिल गया तो 80 पैसा का टेंशन है, और इसमें 10-12 पैसा का सहयोग मिला तभी क्या है, 88 पैसा का टेंशन है। इसका टेंशन छोटा है, जिसका टेंशन छोटा वो ज़्यादा स्टेबल, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस बात को पहले ध्यान रखना। अब जब टर्मिनेशन स्टेप आएगा तो इसका हैलाइड क्या बनेगा, टर्मिनेशन स्टेप पे मान लो कि क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन किया तो क्या हुआ, यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, CH3 CH2 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 और Cl, और इस स्टेप का टर्मिनेशन क्या होगा, CH3 CH2 CHCl और CH3, तो इसका नाम होगा 1-क्लोरो ब्यूटेन, और इसका नाम होगा 2-क्लोरो ब्यूटेन। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ बाबू, कौन ज़्यादा मात्रा में बनेगा, तो हमेशा हमारा सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स, ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ये 80-90% बनेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ये कम मात्रा में बनेगा। कारण बता दिए कि जो हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, प्राइमरी फ्री रेडिकल से। कोई दिक्कत कहीं पर, इसको आप नोट कीजिए। थोड़ा सा हम चाय पी के आ जाए, फिर इसके आगे कंप्लीट करते हैं। चलिए फिर से आ गए आपकी सेवा में, ध्यान दीजिए। अब जैसा कि आपने भी मैकेनिज्म देखा, इसमें देखा हेलोजनेशंस के अंदर बेसिकली क्लोरीन कैसे रिएक्शन करता है, लेकिन अब वही रिएक्शन हम फ्लोरीन के लिए करें, ब्रोमीन के लिए करें, आयोडीन के लिए करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए डिफरेंस समझ लीजिए, क्या डिफरेंस है इनके बीच। अगर फ्लोरीन हमारे पास है F2, क्लोरीन हमारे पास है Cl2, ब्रोमीन हमारे पास है और आयोडीन हमारे पास है, तो सबसे ज़्यादा
रिएक्शन ये देता है, फास्ट रिएक्शन ये देता है, लेकिन आपको तो पता है कि फास्ट गाड़ी चलाना कितना खतरनाक होता है। बात समझ गया? तो ये इसका जो रिएक्टिविटी है ऐसे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन इसका रिएक्टिविटी हमारा क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है और इतना रिएक्टिव है कि एक्सप्लोसिव क्या होता है हमारा, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक टाइप का, खतरनाक, हिंसात्मक, वायलेंट टाइप का। कैसा? जैसे होता है कोई इंसान बात करते करते झगड़ा कर लिया, मारपीट कर लिया, वायलेंट, वायलेंस, तो रिएक्शन करते करते विस्फोटक हो जाता है ये। और ये हमारा इसका रफ्तार ठीक है, मीडियम का लो, और इसकी रफ्तार रिएक्शन करने का स्लो है, और इसकी रिएक्शन तो बहुत ही स्लो मान लो, और दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि हमारा बैक रिएक्शन में आ जाता है। ऐसे मानो यहाँ रिएक्शन बहुत फास्ट, ये मीडियम स्पीड से, ये स्लो स्पीड से, और ये रिवर्स गियर में बैक स्पीड से। तो समझेंगे हेलोजनेशन तो पहला आप समझ गए। अगर हम फ्लोरिनेशन समझेंगे, पहला क्या था हमारे पास, पहला इतना देर हम लोग क्या समझे, क्लोरीनेशन, जहां पर क्या था, क्लोरीन का रिएक्शन सनलाइट की उपस्थिति में हम कर दिए। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरीन है, जिस फ्लोरीन का एडिशन करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोरिनेशन। क्या कहेंगे, फ्लोरिनेशन। फ्लोरीन का एडिशन, अल्कीन के साथ फ्लोरीन का एडिशन तो आप कर सकते हो, लेकिन रिएक्शन हमारा डेंजरस है। क्या है, एक्सप्लोसिवली है, क्या हमारा खतरनाक है। इसलिए फ्लोरीन से डायरेक्ट हम रिएक्शन नहीं करेंगे। बात समझ गया? अगर रिएक्शन करना जरूरी ही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा फ्लोरीन की रिएक्टिविटी है उसको कुछ डिक्रीज करेंगे। प्रश्न अब ये है कि डिक्रीज तुम कैसे करोगे। तो याद कीजिए, जैसे स्कूबा डाइवर्स होता है, उसके ब्लड में जब नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में चली जाती है, एयर का नाइट्रोजन, तो उसे दर्द होता है। तो वहाँ पर क्या किए, उस एयर को डाइल्यूटेड करते थे हीलियम के साथ। तो उसी तरह से यहाँ फ्लोरीन अगर ज़्यादा मात्रा में है तो यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम, तो फ्लोरीन को डाइल्यूट करेंगे। फ्लोरीन इज डाइल्यूटेड विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ इसको हम डाइल्यूट कर लेंगे। एक रास्ता ये है, या दूसरा रास्ता हमारे पास है कि हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का सहारा ले सकते हैं। अब ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है, इसका एक अलग से टॉपिक हम बनाएंगे, 2-4 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट फ्लोरीन लेने की वजह हम लोग क्या करते हैं, कोई और हैलाइड बना लेते हैं, वहाँ पर फ्लोरीन एक्सचेंज करवा देते हैं। मतलब यहाँ एक्सचेंज ऑफर पढ़ने वाले हैं कुछ दिन में, ठीक है। तो बात स्पष्ट हो गया, फ्लोरीन से रिएक्शन कराना डेंजरस है, है ना, खतरा है। इसलिए क्या करते हैं, फ्लोरीन को पहले नाइट्रोजन के साथ डाइल्यूट करके रिएक्शन करवाते हैं, या फिर हेलोजन एक्सचेंज से हम लोग फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड बना लेते हैं। थर्ड हमारे पास है ब्रोमिनेशंस। जैसे आप अल्केन में क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो हमारा एल्किल हैलाइड बन गया, एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड बन गया। उसी तरह से अल्केन के साथ अगर ब्रोमीन का रिएक्शन किया जाए तो यहाँ भी हमारा एल्किल हैलाइड या एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो सेम मैनर में रिएक्शन होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आगे की क्वेश्चन किया जाए कंपटीशन लेवल में, बीएससी में, तो यहाँ पर ये रिएक्शन फास्ट होता है और ये रिएक्शन स्लो होता है। मतलब ये कि अल्केन का ब्रोमिनेशन स्लो हो जाती है और अल्केन का क्लोरीनेशन हमारा फास्ट होता है। क्यों, इसको हम समझेंगे। क्लोरीनेशंस क्या होती है, CH4 था, क्लोरीन से रिएक्शन किया, CH3 Cl देगा और HCl देगा।
जबकि ब्रोमिनेशंस क्या है कि ये हमारा मीथेन है, ब्रोमीन से रिएक्शन किया, CH3Br और HBr दिया। हम कह रहे हैं कि फाइनल में ये रिएक्शन हमारा फास्ट होता है और ये रिएक्शन हमारा स्लो होता है। मतलब ब्रोमिनेशंस हमारा स्लो प्रोसेस है क्लोरीनेशंस के कंपेयर में। लेकिन कैसे? आपको शायद ऐसा भी लग रहा है कि ये क्लोरीन है, ये जब फ्री रेडिकल बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, है ना। तो यहाँ पर ब्रोमीन है, अगर ब्रोमिनेशंस हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, लग रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि एटम बड़ा है, तो यहाँ तो आसान होगा बॉन्ड टूटना, तो यहाँ तो फास्ट होना चाहिए ना, बट यहाँ स्लो दिख रहा है फाइनल में। देखिए बॉन्ड टूटना क्या है, ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड का टूटना आसान है, और क्लोरीन के बीच बॉन्ड छोटा था, टूटना थोड़ा मुश्किल है। सही है बात। लेकिन हमारा जो फास्ट होगा, स्लो होगा, गिव्स फ्री एनर्जी कितना होगा, केवल बॉन्ड टूटने पर डिपेंड नहीं ना करता है। केमिकल रिएक्शन क्या है, केवल बॉन्ड टूटना नहीं है। केमिकल रिएक्शन क्या है, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना। जिंदगी में जिंदगी क्या है, पुराने रिश्ता का टूटना और नए रिश्ता का बनना। पिताजी का नानी गांव भूल गए सब कोई, अब अपना नानी गांव याद है, बच्चा का नानी गांव याद है क्योंकि अपना ससुराल है। तो कहने का सेंस क्या है, जो पुराना बॉन्ड था वो टूटा, सही बात है। नया बॉन्ड कैसे बन रहा है इस पर भी डिपेंड करेगा ना, रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा। तो चलो टूटने का काम, चलो इसका आसान था, इसका मुश्किल था। अब क्या है कि ये जो फ्री रेडिकल बनेगा ये किससे रिएक्शन करेगा, मीथेन से। तो यहां पहले बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बाहर निकल गया, अब ये क्लोरीन यहां पे जाएगा। तो जरा सोचो, यहां क्लोरीन है और कार्बन है, दोनों के बीच बॉन्ड बनने वाला है, ऐसा सोचो। यहां पर क्या है, मीथेन था, यहां भी ब्रोमीन आया फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन बाहर निकला एक इलेक्ट्रॉन लेकर, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी हमारा बॉन्ड बनने वाला है। सही है। अब जरा सोचो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। देखिए जैसा कि ये बॉन्ड क्या है, छोटा है, बॉन्ड क्या है, छोटा है, तो यहां बॉन्ड बनने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। याद रखिएगा, बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा क्योंकि बॉन्ड छोटा बनने वाला है, रिपल्सन फैक्टर ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ एटम बड़ा है ब्रोमीन, तो बॉन्ड कुछ बड़ा बनेगा, इसलिए यहाँ से एनर्जी कुछ कम निकलेगा। यहाँ स्मॉल ई निकलेगा, यहाँ कैपिटल ई निकलेगा, यहाँ की एनर्जी क्या कहेंगे, स्मॉल ई। अब इसका उल्टा, मान लो बॉन्ड तोड़ना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लॉस किया था। जब ये बना था तो ज़्यादा एनर्जी लॉस किया था, तो टूटेगा भी तो ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए। ये बनते समय कम एनर्जी लॉस किया, इसलिए तोड़ते समय इसको कम एनर्जी लगेगा। तो बॉन्ड का बनना क्या बताए थे, सराउंडिंग किसी भी काम को कब होने देता है, जब सराउंडिंग को एनर्जी मिलता है। मतलब आप अगर सिस्टम हो, सराउंडिंग नेचर है, तो आपका सिस्टम जितना एनर्जी लॉस करेगा उतना बढ़िया ढंग से सराउंडिंग उसको होने देगा। बात समझिए, आप अगर 10 रुपया दान करोगे उतना वैल्यू नहीं देगा, आप 10 लाख दान कर दो, समाज सराउंडिंग बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा आपको। तो यहाँ डोनेशन हो रहा है एनर्जी का, तो ये ज़्यादा डोनेशन किया कि ये ज़्यादा डोनेशन किया, भाई ये ज़्यादा डोनेशन किया। अगर ये ज़्यादा डोनेशन किया तो इसको सराउंडिंग फास्ट होने देगा। तो हमारा स्लो हो रहा है कि फास्ट हुआ है, एक फैक्टर पे नहीं, केवल इनिशिएशन पे नहीं, टर्मिनेशन पे भी डिपेंड करती है कि जब फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो कितना एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से एनर्जी ज़्यादा बाहर निकला, यहाँ से एनर्जी कम बाहर निकला, इसलिए स्लो है, इसलिए फास्ट है। यहाँ से एनर्जी कम बाहर निकला तो सराउंडिंग को कम पसंद हुआ तो स्लो होने दिया। यहाँ से एनर्जी ज़्यादा बाहर निकला तो सराउंडिंग को ज़्यादा पसंद हुआ, फास्ट होने दिया। ये ज़्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसा कि आपने सुना होगा कि डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों का डेल एच निगेटिव हो, लेकिन यहाँ ज़्यादा निगेटिव है, यहाँ कम निगेटिव है। तो
तो यहाँ ज़्यादा निगेटिव है तो डेल जी का वैल्यू क्या है, ज़्यादा निगेटिव आएगा। जिस रिएक्शन का डेल जी नॉट वैल्यू जितना ज़्यादा है, डेल जी नॉट निगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा है, वह रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, वह रिएक्शन उतना ही स्पॉन्टेनियस होगा। इसलिए हमारा क्या है, क्लोरीनेशन फास्ट है, ब्रोमिनेशन हमारा स्लो है। उम्मीद करते हैं कि हमारा रीजन समझे होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो फिर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम दूसरे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको तो पता है इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल की कोई कमी है ही नहीं हमारे पास। अब है क्या कि तुम लोग का चेहरा बहुत देर तक नहीं देखते हैं तो बहुत सारा एग्जाम्पल रास्ता में रह जाता है। खैर जो भी है, आगे देखिए। अब चौथा हमारे पास जो हेलोजनेशन है, डेट इज द आयोडाइनेशंस, मतलब आयोडीन से रिएक्शन करना है अल्केन का। बहुत बढ़िया, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्केन है, ये आयोडीन है, रिएक्शन कर दो, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, अल्किल आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन एक समस्या है, ये अल्केन लिया, ये आयोडीन लिया, ये हमारा CH3I बना, ये हमारा HI बना। ये जो HI हमारे पास है, इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, खुद को ऑक्सीडाइज कर ले, है ना। सहारा एजेंट किसको कहते हैं, जो दूसरों का सहारा करवा दे, फिर बाद में बेसहारा हो जाएगा इंसान। खैर जो भी है, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो है क्या कि ये दोनों, ये जो रिएक्टेंट था इससे दो प्रोडक्ट बना, अभी दो प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि HI क्या चाहता है, खुद को ऑक्सीडाइज करना। तो यहाँ -1, यहाँ -1, तो यहाँ अगर ऑक्सीडाइज होगा तो I2 बन जाएगा और हमारा CH4। तो मतलब ये दोनों रिएक्शन करके ये दोनों बनाता है, फिर ये दोनों रिएक्शन करके ये दोनों बनाता है। मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्या हमारा, ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है। बात समझ गए। आपने एल्किल हैलाइड बनाकर रखा, एल्किल आयोडाइड बनाकर रखा, लेकिन कुछ देर के बाद वह पुनः हमारा अल्केन बन गया। तो भाई ये तरीका किस काम का, जो लंबे समय तक स्टेबल ना रहे। फिर भी तुम कसम खा कर नहीं गुरुजी, आयोडीन से हमको बनाना है एल्किल आयोडाइड, तो कोई बात नहीं बेटा, शांत हो, हम बता दे रहे हैं। अब जब बनाने का कसम ही खा लियो तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, या तो HNO3 यूज कर लो या HiO3। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है। अब इसके प्रभाव को चलने नहीं देगा, मतलब जो HI बनेगा ना, जैसे एग्जांपल ले लिए CH4 का, CH3I जो हमारा HI बना है, जो हमारा HI बना है, HiO3 के साथ ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, आयोडीन में और वाटर में। मिला लेना एक बार थोड़ा सा, बात समझे। तो हम लोग कुल मिलाकर यही कहना चाह रहे थे कि जो हमारा आयोडेनेशंस है, इसमें क्या करते हैं, आयोडीन तो मिलाएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं, क्योंकि बना हुआ HI हमारा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। जो प्रोडक्ट बना उसी को रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इसीलिए ऐसा करते हैं, HNO3 या HiO3 मिलाते हैं। अब इन चारों को देखकर एक बात याद आ रही है, बता ही देते हैं जाते जाते। कहोगे गुरुजी सब बात नहीं बताते हैं, सुना होगा, बिना ब्रेक का गाड़ी, क्षमता से ज़्यादा उधारी, और शक की बीमारी खतरनाक होता है। ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का रिएक्शन, बिना ब्रेक का गाड़ी, और जो क्लोरीन है ये नॉर्मल है बेचारा, ये उतना टेंशन में नहीं है। बट ये हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है, ये हमारा स्लो है। और एक हमारा आयोडीन है, ये क्या है, बैक रिएक्शन देता है। तो ये फ्लोरीन है, फास्ट चलता है, बिना ब्रेक का गाड़ी है। तो भैया बिना ब्रेक के गाड़ी पर चढ़ना अच्छी बात है क्या, बिना ब्रेक का गाड़ी क्या है, और क्षमता से ज़्यादा उधारी हमेशा आपको क्या करेगा, प्रोग्रेस को स्लो कर देगा। क्षमता से ज़्यादा उधारी स्लो कर देगा। बिना ब्रेक का गाड़ी, क्षमता से ज़्यादा उधारी
और शक की बीमारी। शक की बीमारी मतलब कि कोई दूसरा लोग ऐसा होता है, अरे घर में ताला मारे थे कि नहीं मारे थे, ले उसको शक हो गया, तो फिर बैक आता है कि नहीं आता है, देखता अच्छा अच्छा ताला मारा हुआ। तो वही बात है कि बिना ब्रेक का गाड़ी, क्षमता से ज़्यादा उधारी और शक की बीमारी, जिंदगी में तीनों खतरनाक होता है, इसलिए ऐसे सवारी से दूर रहो। तो फ्लोरीन से दूर रहना, ब्रोमीन से क्षमता स्लो है ना, क्षमता से ज़्यादा उधारी तो इंसान को आगे प्रोग्रेस करने में स्लो कर देता है, क्योंकि उधारी ज़्यादा ले लिया तो उसका ब्याज भी ज़्यादा होगा, आगे कैसे बढ़ोगे, हमेशा स्लो कर देगा डेवलपमेंट को। और जब शक हो गया तो सीधा पीछे जाके देखोगे, शक हो गया कि कहीं रात को ताला मारे थे कि नहीं मारे थे, घर पे चोरी तो नहीं हो गया, जब शक हो जाएगा तो पूरा पीछे आओगे। तो यही कहानी इनके साथ है भैया, समझ गए जी। खैर आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप क्लोरीन सिंपल में यूज करना, बात को ख़त्म करना। बहुत ज़्यादा समय ले लिए सब्स्टिट्यूशंस ऑफ अल्केन में, या फॉर्मेशंस ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्केन, या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का हो, तीनों एक ही टॉपिक है, आपको इसमें डिटेल बता दिए हैं। अब देखना यही कि आप कितना मेहनत से पढ़ते हो, ठीक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्वेश्चन का सेशन अलग होगा, फिर उसके लिए हम बाद में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और घर पे बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।